सो कॉमर्स में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3 का, न्यू ट्रेंड्स इन बिजनेस। ठीक है, यूनिट 1 के और यूनिट 2 के चैप्टर हमारे हो चुके पहले ही। अब हम लोग यूनिट 3 के चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू ट्रेंड्स इन बिजनेस। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे और इसके फंक्शन पढ़ेंगे, और ये न्यू ट्रेंड है क्या बिजनेस में ये पढ़ेंगे। बेसिकली न्यू ट्रेंड बिजनेस में किसे कहते हैं। तो कहीं ना कहीं से इस चैप्टर में बिज़नेस का करने का ट्रेडिशनल वे यानी कि पुराना तरीका, और अब बिज़नेस करने का नया तरीका बताया होगा, क्योंकि न्यू ट्रेंड्स नाम ही है चैप्टर का। ठीक है ना। सो जैसे कि न्यू ट्रेंड में जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये 3 मेन पार्ट तो पढ़ने वाले हैं कि बिज़नेस में नया ट्रेंड क्या है या नया तरीका क्या, किस अप्रोच से हम लोग बिज़नेस अब करने लगे। तो पहले जैसा बिज़नेस होता था, जैसे कि लोगों की छोटी छोटी दुकानें होती थी एक मोहल्ले में, और उसी मोहल्ले के लोग उस दुकान से सामान खरीद लेते थे। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना। अब आप दुनिया में किसी भी कोने से सामान मंगवा सकते हो थ्रू ऑनलाइन। ठीक है ना। तो इसी तरीके से पहले अगर कोई बिज़नेस किसी को स्टार्ट करना होता था, जैसे कोई फैक्ट्री, तो बड़ा मुश्किल होता था। लाइसेंस लो, परमिशन लो, काफ़ी मुश्किल होता था। लेकिन जब नया ट्रेंड आया, मतलब आफ्टर लिबरलाइजेशन, बिजनेस को करना काफ़ी लिबरल हो गया। गवर्नमेंट सपोर्ट करने लगी कि आप नई फैक्ट्री डालिए, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करिए। गवर्नमेंट सपोर्ट करने लगी एक्सपोर्ट, खासकर एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। ठीक है ना। फिर देखो प्राइवेटाइजेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी, वो हमने प्राइवेट के हाथ में दे दी। एग्जाम्पल के तौर पर रिसेंटली अगर एक केस समझेंगे, एयर इंडिया। तो एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट के हाथ में थी, अब ये धीरे धीरे प्राइवेट के हाथ में आ रही है। प्राइवेट लोग बिजनेस करेंगे। या मुंबई की बात कर लें, पहले लाइट इलेक्ट्रिसिटी इन मुंबई गवर्नमेंट के हाथ में था, लेकिन अब फिर रिलायंस के हाथ में आया, और मेरे ख्याल से अडानी के हाथ में आ गया, एक प्राइवेटाइजेशन हो गया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नया ट्रेंड पढ़ेंगे बिजनेस में। ओके। सो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग इस चैप्टर, जैसे मैंने बताया पूरा अभी, कि लिबरलाइजेशन से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, यही इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के। कि हम लोग लिबरलाइजेशन पढ़ेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट। व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि बिजनेस अगर कोई आपको करना है, कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री ओपन करनी है, तो अब मतलब अगर हम बात करें 1991 में कुछ इकोनॉमिक की बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ आई थी, उसके बाद से काफ़ी लिबरल यानी आसान हो गया है। फैक्ट्रीज़ को ओपन करना काफ़ी आसान हो गया है। गवर्नमेंट लोन देती है आपको, बिजनेस करने के लिए लोन देती है गवर्नमेंट आपको, है ना। और काफ़ी सारी चीज़ों में पावर हो गया, या फैक्ट्री एरिया हो गया, एरिया प्रोवाइड करने लगे कि ये एरिया फैक्ट्री एरिया, इसमें पावर इतना मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया लिबरलाइजेशन। फिर प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मैंने बताया कि गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक की तो प्राइवेट के हाथ में आ रही। ग्लोबलाइजेशन तो आपका ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि पूरी जो वर्ल्ड का बिजनेस है वो एक हो गया। आप कहीं से बैठ के कुछ भी बेच सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो थ्रू ऑनलाइन। ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो लिबरलाइजेशन, जैसे मैंने बताया कि बिज़नेस को आसान कर दिया गया लिबरलाइजेशन में। ठीक है। तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़े? सो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हुआ, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने लोन्स की स्कीम निकाली बिजनेसमैन लोगों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए, इंडस्ट्री डालो हम लोन दे रहे हैं। ठीक है। इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, जब इंडस्ट्री लगेगी तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, है ना। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी होगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी जाएगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। इंक्रीज इन एफडीआई, ये भी लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको बिजनेस करना है इंडिया में, आप इंडियन हो, लेकिन आपको पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास नहीं उतना इन्वेस्टमेंट, तो बाहर के लोग आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री डाल सकते हैं, अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं। इसे बोलते हैं एफडीआई। इंक्रीज इन कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ा है। ठीक है ना। फिर डी लाइसेंसिंग, मतलब पहले है ना, लिबरलाइजेशन से पहले 1991 से पहले अगर किसी को कोई इंडस्ट्री ओपन करनी होती थी तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ बहुत थी, लाइसेंसिंग बहुत थी। तो डी लाइसेंसिंग कर दिया गया, कम कर दिया गया लाइसेंसिंग को। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन इंडियन बिजनेस,
इंडियन बिजनेस बहुत बढ़ा आगे, लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे प्रोडक्ट फिर बिकने शुरू हुए, ठीक है। लेकिन साथ ही में नेगेटिव डिसएडवांटेज क्या हुए? डिसएडवांटेज ये हुआ कि डिमांड फॉर फॉरेन प्रोडक्ट, क्योंकि हमने जब एक्सपोर्ट बढ़ाया तो इम्पोर्ट ही बढ़ाया, तो फॉरेन के प्रोडक्ट की बहुत डिमांड होने लगी, लोग फॉरेन प्रोडक्ट खरीदने लगे क्योंकि इम्पोर्ट करना आसान हो गया लिबरलाइजेशन से। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, क्योंकि जब हम लोग बाहर की चीज़ें खरीद रहे हैं तो यहाँ वाले काम करके क्या बेचेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बड़ी बड़ी मशीनें लग गई इंडस्ट्रीज़ में, पहले 100 लोग काम करते थे, वो एक मशीन 100 लोगों को काम करने लगी, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल लोकेशन बहुत बढ़ गई। फिर अनरिलायबल इन्वेस्टमेंट रिलायबल नहीं हुआ, लोग ज़बरदस्ती लोन ले रहे हैं, बिजनेस नहीं भी कर पा रहे हैं सक्सेसफुली, लेकिन लोन लिए हुए हैं, ये गवर्नमेंट लोन दे रही है, तो वहाँ पर वो लोन इन्वेस्टमेंट सही प्रॉपर नहीं हो पाया। प्रॉब्लम ऑफ डी लाइसेंसिंग, हर तरीके से कोई जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करने लगे लोग, ठीक है ना, बहुत हैवी एक्सपेंशन होने लगा, इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों में बेरोज़गारी बढ़ती चली गई, ये डी लाइसेंसिंग से, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर के पास जो कंपनीज थी, वो गवर्नमेंट ने पब्लिक को बेचना शुरू कर दिया प्राइवेट लोगों के हाथ में। गवर्नमेंट कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी, उसे गवर्नमेंट क्या करने लगी, प्राइवेट के हाथ में बेचने लगी। रिलायंस को बेच दिया, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट के हाथ में चली गई। क्यों हाथ में चली गई? कि प्राइवेट गवर्नमेंट को लगा कि प्राइवेट लोगों के हाथ में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, ज़्यादा अच्छा कॉम्पिटिटिव होगा। गवर्नमेंट के हाथ में उतना कंपटीशन नहीं है, उतना कॉम्पिटिटिव नहीं है। गवर्नमेंट जैसे रेलवेज़ देख लो, यही प्राइवेट में मेट्रो रेलवे देख लो, प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक प्राइवेट दोनों है मेट्रो एक्चुअली, ठीक है, लेकिन नॉर्मल रेलवे देख लो कितना फ़र्क है, गवर्नमेंट का है वो। तो ये गवर्नमेंट को फील हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए प्राइवेट के हाथ से। इंक्रीज इन इफ़िशेंसी, भाई प्राइवेट के लोगों के हाथ में है तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, काम करने वालों एम्प्लॉयज़ के बीच में बहुत कंपटीशन है कि कभी भी जॉब से निकाल देंगे, तो वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं बिजनेस में, प्रोडक्शन में, ऑर्गेनाइजेशन में, इससे एफिशिएंसी बढ़ी। यहीं पे अगर गवर्नमेंट कोई वर्कर है तो उसे गवर्नमेंट सैलरी मिल ही रही ना, तो एफिशिएंसी से काम उतना वो नहीं करेगा। यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे प्राइवेटाइजेशन में आके, न्यू मशीनरीज, एडवांस टेक्नोलॉजी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम होने लगा क्योंकि प्राइवेट के हाथ में आ गया। जब गवर्नमेंट के हाथ में रहता है तो पॉलिटिकल इंटरफेयर बहुत होता है, लोग अपोज कर रहे हैं या जो इस तरीके से कुछ ना कुछ धरना दे रहे हैं, ठीक है, पब्लिक गवर्नमेंट के सामान पे, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान पहुंचा रहे हैं, होता है ना, ट्रेन रोक देते हैं लोग, पत्थरबाजी कर देते हैं, तो ये चीज़ है। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, FDI बढ़ा। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि प्रॉब्लम ऑफ टी रिजर्वेशन, क्योंकि तो गवर्नमेंट के हाथ में था तो रिजर्वेशन था, उतने लोगों को उन्हें नौकरी देनी है, पिछले सेक्टर को, जो पिछले सेक्टर में लैक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। तो जब ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो प्राइवेट के हाथ में बिजनेस आया तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रही नहीं, पेड़ काट रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, जितना काम करेंगे, जितना बिजनेस करेंगे उतना पैसा कमा लेंगे, ठीक है। प्राइसेस हाई हो गए, ये तो समझ सकते हो, कोई भी चीज़ प्राइवेट अगर कंपनी कोई चीज़ है तो उसके प्राइस तो हाई रहेंगे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉयटेशन होता है क्या प्राइवेट में। सो प्राइवेट में सैलरी की कटौती बहुत होती है, अगर आपने परफॉर्मेंस इतना नहीं दिया तो सैलरी काट लेंगे, क्योंकि कंपटीशन बेस में होता है। प्राइवेट के हाथ में तो वो जो चाहे जिसको रखें, कम सैलरी वाले एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं, कम सैलरी वाले एम्प्लॉयज़ रख लेंगे, क्योंकि पता ही आपको अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। तो ये चीज़ हो गई पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये तो आप पॉजिटिव पॉइंट ही पढ़ो ग्लोबलाइजेशन के, कि पूरी जो वर्ल्ड है वो सब एक हो गया थ्रू इंटरनेट। कहीं से भी कुछ भी आप वर्चुअल ओपन कर लो, शॉपिंग, जैसे कि कपड़े का बिज़नेस है तो आपने सैंपल्स के फ़ोटो मंगवा लिए और आपने रिलीज़ कर दिए, अपने कस्टमर्स को दे दिया या अपनी वेबसाइट में रिलीज़ कर दिया, तो कोई बड़ा शोरूम खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी आपको, वहीं से लोगों ने सिलेक्ट किया, आपको ऑर्डर दे दिया, दुनिया के किसी भी
कोने से। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज हो गया, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। अब बिजनेस कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि यार हमारी इतनी बड़ी मार्केट है, छोटा सा मोहल्ला है, वहीं पर ही लोग आएंगे बिजनेस सामान खरीदेंगे उतने में से ही लोगों में, ठीक है। तो रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी के काफ़ी रिड्यूस हो गए ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। पहले कस्टम ड्यूटीज़ बहुत लगती थी। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, कैपिटल और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हुआ, लोग कहीं से बैठ के कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अमेरिका में कोई बिज़नेस है बहुत अच्छा है, आप उस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ बैठे बैठे कर सकते हो। टेक्नोलॉजी, जो दूसरे लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो आप भी सीख सकते हो, मंगा सकते हो, टेक्नोलॉजी खरीद सकते हो आप, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, इजी ग्लोबलाइजेशन हो गया ना, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट में आप ये कह सकते हो कि डोमेस्टिक कंपनी, छोटे छोटे कंपनीज हैं, उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है क्योंकि वो उतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन से टच नहीं हो पाते हैं, उतने उनके पास वैराइटीज़ नहीं होती, उतना उनके पास रेंज नहीं होती है, तो ये हो सकता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ये हुआ कि बाहर के लोग प्रॉफिट कमा के चले जा रहे हैं, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है, बाहर के आके लोगों ने यहाँ कंपनी डाली, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक के जो मेन जो प्रॉफिट होता है वो बाहर के हाथों में चला जाता है। नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई ग्लोबलाइजेशन से, प्राइवेटाइजेशन हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर लोग, जो पब्लिक सेक्टर के पास जो बिज़नेस था गवर्नमेंट के पास, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के पास, वो प्राइवेट में बेचना शुरू कर दिया, जिससे नेशनल इकोनॉमी में फ़र्क पड़ा। प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन ड्यू टू एक्सटेंसिव यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। हाउएवर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज नॉट क्रिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। तो जो फॉरेन टेक्नोलॉजी थी, हाई फाई मशीन्स, उससे क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया। एक बड़ी मशीन आप देखते हो, अगर एग्जांपल के तौर पे लेस चिप्स है, सिर्फ आप मशीन, इतनी बड़ी मशीन है कि बस बटाटा जो आलू होते हैं, जैसे चिप्स की बात करें हम लोग, बटाटा आप डाल दो एक मशीन में, स्टार्टिंग प्रोसेस में डाल दो, वो अपने आप धुलेंगे, छिलेंगे, स्लाइस होंगे, आगे फ्राई होके पैकिंग करके आ जाएगा सामने से। इतना मतलब हाई चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। तो फॉरेन टेक्नोलॉजी आने से अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी जनरेट हुआ है। बड़ी बड़ी जो मशीन्स हैं, जो वहाँ पे 200-200 लोग मिलके पहले काम करते थे, वो एक मशीन में 8-10 लोग, 15 लोग मिलके एक मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, बड़ी मशीन को, और अच्छा खासा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है उससे, ठीक है। तो ये चेक योर प्रोग्रेस है, चेक कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्ट्रेटजी ऑल्टरनेटिव इन द चेंजिंग सिनारियो, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अडॉप्ट सर्टेन स्ट्रेटजी। एग्जाम्पल के तौर पर विलियम एफ ग्लेग इन दिस बुक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव टू 4 ब्रॉड ग्रुप। यहाँ पर बताया कि जो नए टाइप का जो बिज़नेस है, जो नया ट्रेंड आया है बिज़नेस में, कहीं ना कहीं से उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज़ है, इंटरनेट ऑनलाइन का बहुत बड़ा यूज़ है। तो क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो 4 मेन ग्रुप हैं कि स्टेबिलिटी, स्ट्रेटजी की बिज़नेस क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए ज़्यादा, एक स्टेबल वे में चलना चाहिए, आराम से डिसीजन लेने चाहिए, मतलब डिसीजन ऐसे हो कि वो बिज़नेस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, ठीक है। ग्रोथ स्ट्रेटजी होना चाहिए, बिज़नेस करो तो माइंड में ये ना रहे कि हाँ हमारा प्रोडक्शन, एग्जांपल के तौर पे शूज़ का प्रोडक्शन है, हमारे 1000 शूज़ महीने के प्रोडक्शन चल रहा 1000 पेयर का शूज़ का, अब उसी में रहना है, ऐसा नहीं, ग्रोथ करना है। क्या करना है? ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ, ठीक है। इंटरनल ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ ओवरऑल बिजनेस में करना है, ओवरऑल बिजनेस में, पूरी अपनी इंडस्ट्रीज में। अब उसी ग्रोथ में इंटरनल ग्रोथ आपका कितना हो रहा है, अंदर के जो डिपार्टमेंट हैं, मशीन्स हैं, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन है, उस पर कितना ग्रोथ हुआ, काम करने के तरीके पर, है ना। एक्सटर्नल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ मतलब आपके जो बाहर से लेन देन है, सेल है या परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उसमें कितना ग्रोथ हो रहा है, कितने मर्जर, एमेल्गमेशन कंपनीज़ के आपस में एक दूसरे मर्ज करना, टेक ओवर करना एक दूसरे कंपनीज़ को, तो कितना फैला रहे हो बिज़नेस को आप एक्सटर्नली,
इंटरनली मतलब कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अंदर अंदर फैला रहे हो, बड़ी मशीन लिया है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब बाहर से कितनी कंपनी तुमने टेक ओवर कर ली, कितना बड़ा सेल का टर्नओवर कर लिया, ठीक है ना, ये भी तो है। रिट्रेचमेंट स्टडी थ्रू लेस फ्रिक्वेंसी यूज हैज़ बिन परस्यूड बाई वेरियस companies successfully in retrenchment strategy. Unattractive and wanted areas of business are sequenced gradually. It is planned exercise to get rid of unprofitable parts of business which help the organization to focus on most profitable promising areas of business. तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जहाँ पर उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं है, या कुछ ऐसे एरिया बिजनेस के जो तुम्हें लग रहे हैं कि वो अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन हमने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, इंडस्ट्री डाली और वहाँ से हमने प्रॉफिट निकालने की कोशिश की। ओके, फिर है डी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी कितना होना चाहिए ये भी ज़रूरी है। लिक्विडाइजेशन स्ट्रेटेजी, कैश का फ्लो, लिक्विडाइजेशन मतलब कैश का फ्लो कितना है बिजनेस में, उसकी क्या स्ट्रेटेजी हो। फिर फोर्थ में आ गया कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी, कि एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कैसा कॉम्बिनेशन है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अलाइड, सर्विस, मिक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो है ना हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, वर्टिकल कॉम्बिनेशन, अलाइड, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन के एक कॉम्बिनेशन होते हैं बिजनेस करने के, ठीक है। ये अभी आपको अभी नहीं है, बाद में है, इसकी डिटेलिंग से बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद का टॉपिक है रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजीज़, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजीज़ का मतलब होता है कि आपने स्ट्रक्चर फिर से तैयार किया, एक नया, एग्जांपल के तौर पे कंपनीज़ को टेक ओवर करके, कंपनीज़ को अपने पास साथ ज्वाइन करके कुछ भी नया एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। तो रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजीज़ में हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। एग्जांपल के तौर पर मर्जर, कि दो ज़्यादा कंपनीज हैं, आपस में क्या हो कि मर्ज होकर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हैं, अलग अलग नहीं कर पा रही थी, तो उसे बोलते हैं मर्जर। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, कि कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर मतलब अपने नीचे, अपने अंडर में जोड़ना कंपनी को, अपने अंडर, हॉरिजॉन्टल मर्जर अपने अंडर में जोड़ना, अपने डाउन में। हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल मर्जर में होता है आपने अपने नीचे कंपनी को जोड़ा, अपने अंडर में। हॉरिजॉन्टल मर्जर मतलब होता है आजू बाजू, मतलब दोनों ही कंपनीज का अपना बराबर इंपॉर्टेंस है, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। वर्टिकल मर्जर देखो, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, वर्टिकल मतलब ऐसे, तो ऐसे मतलब क्या हुआ, दो कंपनी आपस में बराबर ज्वाइन, मतलब बराबर रेशियो से या उनके काम कर ऑपरेशन से दोनों बराबर वैल्यू पर है, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। वर्टिकल मर्जर मतलब हमने अपने अंडर एक कंपनी रख ली, अपने अंडर 3 कंपनी डाल ली अपने अंडर में, इसे बोलते हैं वर्टिकल मर्जर। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर मतलब अगर आपने किसी कंपनीज का इस तरह मर्जर कराया, मर्जर मतलब इस तरह ज्वाइन करवाया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अगर हम अब किसी कंपनी को अपने ऊपर जोड़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है एमलगामेशन। एमलगामेशन क्या होता है कि रीस्ट्रक्चर तैयार करना, अपनी कंपनी को नए तरीके से तैयार करना। कब, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज आर लिक्विडेटेड एंड न्यू कंपनीज फॉर्म। यहाँ पर देखो मर्ज हो रही है, न्यू कंपनी फॉर्म नहीं हो रही है, ठीक है ना। ये देखो, ये मर्जर मीन द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपनीज इनटू वन कंपनी। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, दोनों कंपनी का नाम रहेगा। वर्टिकल में क्या होगा, जो ऊपर है, जो टेक ओवर कर रही है उसका नाम चलेगा, और कॉन्ग्लोमेरेट में जो किसी का अंडर में है वो उसका नाम चलेगा। लेकिन एमलगामेशन में नया ही नाम आ जाएगा, 2 कंपनी आपस में ज्वाइन होंगी और नया ही एक नाम आ जाएगा, एक नई कंपनी स्टार्ट हुई, इसे बोलते हैं मर्जर, एमलगामेशन। एक्विजिशन या टेक ओवर करना तो पता ही आपको, कि जैसे रिलायंस है, छोटी छोटी कंपनीज है, नई बिजनेस कर पा रही, लॉस में है, उन्हें अपना ऑफर दिया, भाई हम बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं, अपना बिज़नेस बेचना है, तो वो कंपनी कोई बड़ी कंपनी होगी, उस छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लेगी और अपने नाम से बिज़नेस चलाएगी। एग्जांपल के तौर पे जैसे हम ये कह सकते हैं, अब जैसे कि अगर आपने वो बायजूस सुना होगा, बायजूस और आकाश, तो बायजूस और आकाश में हम ये कह सकते हैं कि
यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मर्जर हुआ है, सॉरी, हाँ, अगर इन्होंने दोनों नाम रखे हैं, आकाश भी नाम रखा है, बायजूस भी रखा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल मर्जर कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन आकाश ने क्या अपनी कंपनी को पूरी बेची है बायजूस को, तो यहाँ पर हम टेक ओवर भी इसे कह सकते हैं, लेकिन नाम उन्होंने बदला नहीं है, ठीक है ना। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, दो कंपनी आकर कुछ टाइम के लिए या फिर हमेशा के लिए जब बिजनेस करती हैं, जब तक कि उनका प्रॉफिट इंटरेस्ट है, तो उसे बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर, दोनों मिलके। जैसे हीरो होंडा, ये ज्वाइंट वेंचर हो गया, ये दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं। एक के पास कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज हैं, एक के पास जैसे कि टेक्नोलॉजी है, एक के पास जैसे हीरो के पास अपना कंट्री, अपने कस्टमर थे, तो हीरो होंडा मिलके बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट फाइनेंस लगाकर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन मतलब नया ऑर्गेनाइजेशन बनाना, नए तरीके से नया मैनेजमेंट, नए डिपार्टमेंट, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, इसमें हम रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, अपने बिजनेस को नए तरीके से स्टार्टअप दे सकते हैं, ठीक है। फिर रीस्ट्रक्चरिंग का नीडनेस क्या है, क्यों हमें रीस्ट्रक्चर करना है। डेफिनेटली हमारी कंपनी में कोई वीकनेस होगी, हम प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, बिजनेस प्रॉफिट में नहीं चल रहा होगा, तो वो रीज़न है। इन्वेस्टमेंट की कमी है, वो रीज़न हो सकता है, ठीक है। इंटेंशन टू रिटायर, बस किसी कंपनी का है, वो ज़्यादा नहीं करना है उसे आगे काम, उसे आगे काम को वो कैरी नहीं करना है बिजनेस को। और भी रीज़न हो सकता है कंपनी या रिस्ट्रक्चर करने के लिए, कंपनी को हमें रिस्ट्रक्चर नए तरीके से करना है, अवॉइड कंपटीशन, है ना। दो कंपनी है आपस ही में लड़ी जा रही हैं, रेट कम कर रही हैं एक दूसरे को देखते हुए, तो वो आपस में मर्ज हो जाएंगे, बोले ठीक है, आपस में लोग मर्ज हो जाते हैं और अपने रेट से बेचते हैं, क्या ज़रूरत है, यू नो, अपने ही नुकसान करके। तो इधर अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए भी कर सकते हैं हम लोग, फास्ट ग्रोथ के लिए भी किसी बड़ी कंपनी का हैंड चाहिए होता है, नाम चाहिए होता है, फाइनेंस की कमी हमारे पास, तो किसी बड़ी कंपनी से हमने हाथ मिला लिया, इकोनॉमिक स्केल हो गया, ठीक है। तो ये सारे रीज़न होते हैं कंपनीज़ को रिस्ट्रक्चर करने के, ठीक है। इसके बाद बाकी का जो चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी टेक्निकल है, आपको पूरा रीड करना है इसे, और बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझेंगी, क्योंकि मैंने चैप्टर का ओवरव्यू दिया है, आपको कोई लाइन वाइज तो समझाया नहीं है, काफ़ी सारी दिक्कत होगी। तो आप क्या करना, उतना पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट मार के मुझे स्क्रीनशॉट दे के मुझे भेजना कि सर मुझे ये पार्ट नहीं समझा है, तो मैं उस पार्ट को दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कोई पर्टिकुलर अगर वर्ड मिल जाता है, उसका में जैसे मीनिंग ही नहीं मालूम है, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है, तो वो आप मीनिंग खुद भी देख सकते हो, आप गूगल से, हो सकता है मीनिंग समझ के ही पूरी लाइन समझ में आ जाए। पूरी लाइन नहीं समझ में आ रही है, टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके।